गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो हमारा 11th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चला हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल। तो सौर मंडल किसे कहोगे? जो सूर्य है और उसका जो परिवार है वो सभी मिलकर क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। तो उसके परिवार में क्या क्या शामिल हैं आपके? सूर्य हो गया जो एक तारा है, उसके चारों चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हो गए, उन ग्रहों के उपग्रह हो गए, कुछ वहाँ पर जो छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े फैले हुए हैं क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु, और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ फाली गैसें और धूलकण, सारा का सारा सौरमंडल में शामिल किया जाता है। तो जो आपके सौरमंडल हैं कि इन सभी की उत्पत्ति, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी की उत्पत्ति किससे मानी गई है? निहारिका से मानी गई है। निहारिका के बारे में हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमने जैसे पढ़ा था कि जो बिग बैंग विस्फोट हुआ था, एक महाविस्फोट हुआ था एक अंकीय परमाणु से, तो उसके बाद क्या हुआ था? आपका ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था, ब्रह्मांड दिखाई देने लगा था। तो उससे क्या हुआ था? जो पदार्थ थे वो सारे के सारे जो आपके ब्रह्मांड में असमान रूप से फैल गई थी, जो ऊर्जा और पदार्थ थे उनके घनत्व में भिन्नता थी। घनत्व में भिन्नता के कारण उनके गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई और वो एक दूसरे से मिलने लगे थे, इकट्ठा होने लगे थे। तो हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों का निर्माण हुआ था और जो क्या कहलाए थे? आपके निहारिका कहलाए थे। तो उसके बाद उसी निहारिका से आपके तारों की उत्पत्ति हुई थी, उसी से आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। ये हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो निहारिका से जो तारों का निर्माण हुआ था आपका लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था, और जो ग्रहों का निर्माण हुआ था वो हुआ था लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले। तो आइए पढ़ते हैं हम ग्रहों के बारे में। तो आपका जो सौरमंडल है उसमें कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखते हैं तो जो सबसे पहला ग्रह है वो है आपका बुध। सबसे पहला कौन सा है आपका? वो है बुध आपका। उसके बाद जो दूसरा है आपका वो है आपका शुक्र। जो थर्ड है वो है आपका अर्थ, और जो फोर्थ है वो है आपका मंगल। देखिए सबसे पहला है मरकरी, जो सेकंड हो गया आपका वीनस, थर्ड है अर्थ और फोर्थ है आपका मार्स। तो ये 4 हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बृहस्पति, जुपिटर, नेक्स्ट है आपका शनि, सैटर्न, नेक्स्ट है आपका अरुण, यूरेनस, और लास्ट है आपका वरुण, नेपच्यून आपके। तो ये कुल मिलाकर सूर्य से दूरी के अनुसार आपके 8 ग्रह हैं। तो देखिए सूर्य के सबसे पास कौन सा हुआ? बुध, और सबसे दूर कौन सा हुआ? नेपच्यून आपका। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो पहले वाले 4 और लास्ट वाले 4 हैं, इन दोनों के बीच में आपको छोटे छोटे से कण दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं टुकड़ों की पेटी को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले कोई ग्रह था जो विस्फोट के कारण टूट गया, और उसी टूटे हुए ग्रह के ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए अब थोड़ा अंतर देख लेते हैं, इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो देखिए जो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, इसके बीच में जो ग्रह स्थित हैं उन्हें कहा जाता है आपके आंतरिक ग्रह। कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच वाले ग्रह क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो क्षुद्र ग्रहों की जो पेटी है उससे बाहर वाले ग्रह कहलाते हैं आपके आउटर प्लैनेट आपके कहे जाते हैं। दूसरा, जो आपके अंदर वाले 4 हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनका दूसरा नाम क्या है? इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव मतलब पृथ्वी के जैसे, कि जैसे आपकी पृथ्वी का निर्माण सैलों और धातुओं से हुआ है, वैसे ही ये बाकी ग्रह भी किससे मिलकर बने हुए हैं? सैलों और धातुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो इसीलिए पहले वाले 4 को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। जो आखिरी वाले 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें कहा जाता है जोवियन ग्रह, जोवियन प्लैनेट। जोवियन मतलब जुपिटर के जैसे, बृहस्पति के जैसे, कि जैसे आपके बृहस्पति का निर्माण गैसों से हुआ है, वैसे ही जो अन्य 3 हैं उनका निर्माण भी गैसों से हुआ है। तो जो अंदर वाले हैं उन्हें कहा जाता है पार्थिव, और जो बाहर वाले हैं उन्हें कहा जाता है जोवियन ग्रह। नेक्स्ट अंतर देखते हैं क्या है? कि जो अंदर वाले हैं
वो किससे, चट्टानों और धातुओं से मिलकर बने हैं, तो इसीलिए ये भारी हैं और भारी अधिक होने की वजह से इनका घनत्व अधिक पाया जाता है आपका। जो बाहर वाले हैं आपके चार, वो गैसों से मिलकर बने हुए हैं, तो गैसों से मिलकर बने होने के कारण इनका क्या है, घनत्व कम पाया जाता है आपका। नेक्स्ट अंतर है आपका, जो अब इनके साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो जो अंदर वाले हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट हैं, वो आकार में छोटे हैं, और जो बाहर वाले हैं आउटर प्लैनेट हैं, वो आकार में आपके बड़े हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है इनमें, देखिए जो अंदर वाले हैं वो सूर्य के पास थे। देखिए जो स्टार्टिंग में आपके ग्रह बने सारे के सारे एक ही पदार्थ से बने हैं, एक ही प्रोसेस से बने थे, तो अगर पीछे वालों पर गैस है तो पहले वालों की गैस कहाँ गई, तो ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना। तो देखते हैं, देखिए सूर्य से सौर तूफान उठते हैं कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर सूर्य से सौर तूफान पैदा होते हैं। तो वो जो सौर वायु है, वो सौर वायु सूर्य के नज़दीक वाले ग्रहों पर ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण प्रभाव डालेगी आपका। तो जो सूर्य से जो सौर वायु उठती थी, तो वो क्या करती थी, जो अंदर वाले ग्रह थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव डालती थी। तो इसी वजह से इनके ऊपर जो गैसें और धूलकण पाई जाती थी, वो उस सौर वायु के कारण उसके साथ वो उन्हें उड़ाकर ले गई, और इसीलिए इनके ऊपर से गैसें कम हो गई और ये आपके चट्टानें और धातुओं से मिलकर बने हुए रहे। उसके बाद जो लास्ट वाले चार हैं, तो यहाँ तक आते आते जो सौर वायु थी वो क्या हो गई, कम शक्तिशाली रह गई, और इसी वजह से इनके ऊपर से गैसों को वो अपने साथ नहीं ले जा सकी। दूसरा जो अंदर वाले थे आकार में छोटे थे, तो आकार में छोटे होने की वजह से इनका गुरुत्वाकर्षण बल कम था आपका, और कम गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से एक तो गुरुत्वाकर्षण बल कम, दूसरा सौर पवन ज़्यादा शक्तिशाली, तो इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल उन गैसों को पकड़कर नहीं रख सका आपका। जो बाहर वाले थे चारों, वो आकार में बड़े थे, बड़े होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा था, और सौर पवन यहाँ पर कम शक्तिशाली थी, इसलिए इन्होंने अपनी गैसों के अपने वायुमंडल को पकड़ के रखा और ये गैसों के बने रह गए। तो ये इनमें मुख्य अंतर पाए जाते हैं आपके। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए बुध, मरकरी है जो, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका, तो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, और सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर बुध ग्रह का है। तापांतर मतलब किसी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाता है, आपका तापांतर कहलाता है। तो सबसे अधिक तापांतर आपके कौन से ग्रह का है, बुध का है। तो यहाँ का जो दिन का अधिकतम तापमान 390 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, और रात का जो न्यूनतम तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है। नेक्स्ट है आपका शुक्र, तो इसे क्या कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की बहन, ये इसके अन्य उपनाम दिए गए हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के जैसा ही है आकार में, तो इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो इसका भी कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है, कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापमान कौन से ग्रह का पाया जाता है, शुक्र का पाया जाता है। लगभग इसका 570 से 580 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर चला जाता है। तो यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो देखिए जो दो होती हैं ये तो मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, तो एक तो ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, ये तो कहलाती है इनकी परिक्रमण गति। दूसरा कोई भी ग्रह है जो आपका, जो अपने अक्ष के चारों ओर ही चक्कर लगाता है, कि अपने अक्ष के चारों ही गोल गोल घूमने लगता है, वो कहलाती है उसकी घूर्णन गति। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की क्या करते हैं, चारों ओर से परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा से क्या बन गई, परिक्रमण, की किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, वो तो होती है परिक्रमण गति। जब हम अपने आप ही गोल गोल घूमने लग जाते हैं कहीं खड़े होकर, तो वो क्या कहलाती हैं, घूर्णन गति कहलाती है आपकी। तो जो आपका शुक्र है वो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूम रहा है।
नेक्स्ट है आपका जो पृथ्वी है, तो पानी की दिखता के कारण इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। इसकी आकृति किसके जैसी है, जियोड या भूआब के जैसी है। तो इसका एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है आपका चंद्रमा। तो अपने अक्ष पर जो आपकी पृथ्वी घूमती है वो घूम रही है आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी पृथ्वी घूमती है। तो जो सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह आपकी पृथ्वी है, तो इसका घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो जो घूमते हुए अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है आपका मंगल। तो मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी मिट्टी है तो इसकी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसके दो मुख्य प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस आपके। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो आपके मंगल के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बृहस्पति। बृहस्पति है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, कि सौरमंडल का आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति है। इसके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं उनकी संख्या है आपकी 79 और जो इसी का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, वही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका। नेक्स्ट है आपका शनि। तो आकार के अनुसार दूसरा बड़ा ग्रह है। तो सबसे अधिक जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो आपके किसके हैं, शनि के हैं, वो हैं आपके 82। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा था, आपका पृथ्वी था, और सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है, शनि है। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है आपका टाइटन। तो शनि के चारों ओर आपको कुछ रिंग दिखाई देते हैं, तो कितने हैं, उन रिंगों की संख्या है 7, और किससे मिलकर बने हैं, वो धूल के कणों से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अरुण। तो ये क्या है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा है। तो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है 98 डिग्री। तो इतना ज़्यादा झुका होने के कारण इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। और मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे ये हमें हरा दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है पूर्व से पश्चिम दिशा में। देखिए पहले पढ़ा था हमने शुक्र के बारे में, तो शुक्र भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूम रहा था, और ये अरुण ये भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। तो इसके जो उपग्रहों की संख्या वो है आपकी 27, और इसके चारों ओर भी शनि के जैसे ही जो 10 रिंग पाए जाते हैं। लास्ट है आपका वरुण। तो आकार में चौथा है, इसके जो प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 14 है। तो सूर्य की परिक्रमा 165 दिनों में पूरी करता है। देखिए जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे ही जो परिक्रमा करने में लगने वाली अवधि है वो आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे सबसे पहले बुध था, 88 दिनों में एक चक्कर पूरा कर रहा था। उसके बाद जैसे पृथ्वी थी वो आपकी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड इतने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो ऐसे ही जैसे 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 दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे वरुण पे आ गए तो 165 वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है। तो ये थे आपके 8 ग्रह। तो अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, वो तो था हमने देखा था सूर्य के दूरी के अनुसार। दूरी के अनुसार तो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। तो आकार के अनुसार साइज के अकॉर्डिंग तो सबसे पहला है आपका बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि अरुण वरुण। देखिए लास्ट वाले 4 बड़े हैं सीरीज में, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो उसके बाद 5वें नंबर पर आता है आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा हुआ, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा हुआ, बुध। तो आकार के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर पर आएगी, आपके 5वें नंबर पर है। तो सबसे अधिक घन तो किस ग्रह का था, आपका पृथ्वी का था, और सबसे कम किसका था, शनि का था। तो ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह का था, बुध का था आपका। तो सबसे अधिक तापमान कौन से ग्रह का था, आपका शुक्र का था। तो घूर्णन की दिशा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, आगे से दूसरा कौन सा हुआ, बुध के बाद शुक्र आया था। पीछे से दूसरा कौन सा हुआ, नेपच्यून से पहले यूरेनस आया था। तो जो आगे से दूसरा शुक्र, पीछे से दूसरा अरुण, तो इन दोनों की जो घूर्णन की दिशा है अपने अक्ष पर वो है पूर्व से
पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह सूर्य सहित अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। उसके बाद बात करते हैं बौने ग्रहों के बारे में, जो है आपके प्लूटो। तो देखिए, कुछ समय पहले तक हम ग्रहों की संख्या 9 पढ़ते थे, तो जो 9वां ग्रह था वो था आपका प्लूटो था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है उसने 24 अगस्त 2006 को तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था और इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था आपका। तो इसका कुछ कारण था कि एक तो यह जो वरुण ग्रह था उसकी कक्षा को काट रहा था। तो ग्रहों की ये विशेषता होती है कि कुछ इनके नियम बनाए गए कि ये किसी भी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटेंगे, इनकी अपनी कक्षा होगी। तो इस तरह से यह ग्रह होने के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहा था और इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो और कौन कौन से हैं बौने ग्रह? तो अन्य बौने ग्रह हैं आपके सिरस, इरिस, इरिस का ही दूसरा नाम है 2003 यूबी 313 और चेरान, 3 अन्य ये बौने ग्रह पाए जाते हैं आपके। तो ये था आपका सौरमंडल के बारे में, सूर्य ग्रह और उनके उपग्रह के बारे में। तो अब पढ़ते हैं हम हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चंद्रमा किसका अकेला प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा अकेला प्राकृतिक उपग्रह आपकी पृथ्वी का है। तो जो चंद्रमा की आपकी पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,403 किलोमीटर है। 3,84,403 किलोमीटर दूर है आपका चंद्रमा पृथ्वी से। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में भी, जैसे हमने पढ़ा था तारों की उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग मत आए थे आपके, ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग मत थे, वैसे ही चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग जो दार्शनिक हैं, भूगोलवेत्ता, वैज्ञानिक, उन्होंने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो मत आया था वो आया था 1838 में, 1838 ईस्वी में। वो था आपके सर जॉर्ज डार्विन द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने बताया था कि जो आपके चंद्रमा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? एक पिंड से हुई है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी और चंद्रमा पहले क्या था? तेजी से घूमता हुआ एक पिंड था, तेजी से घूमता हुआ एक पिंड था। उसके बाद क्या हुआ? घूमते घूमते वह पिंड किस में परिवर्तित हो गया? एक डंबल की आकृति में परिवर्तित हो गया, कि जो किनारों पर से तो मोटा रह गया और जो बीच में से क्या हो गया? पतला हो गया। तेज गति से घूम रहा था, घूमते घूमते वो अपना बीच में से टूट गया आपका, और टूटने के कारण जो छोटा टुकड़ा था वो उस बड़े टुकड़े के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इसी से आपका निर्माण हुआ चंद्रमा का। तो इनके अनुसार कि चंद्रमा पृथ्वी के उसी भाग से मिलकर बना, उसी भाग से बना है जहां आपका प्रशांत महासागर एक गर्त या एक गहरे गड्ढे के रूप में स्थित है। लेकिन जो वर्तमान समय में अनेक वैज्ञानिकों ने इनके इस मत को अस्वीकार कर दिया। तो वर्तमान समय के वैज्ञानिकों के अनुसार क्या माना गया? ऐसा विश्वास किया गया कि जो पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी आपकी, वो एक बड़े टकराव का नतीजा थी। कि जो आपकी पृथ्वी बन गई थी, कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय के बाद ही जो मंगल ग्रह था उसके आकार से 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक टुकड़ा आकर आपकी पृथ्वी से टकराया था, और इस टक्कर होने की वजह से ही पृथ्वी में से कुछ पदार्थ निकलकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, कि 2 टुकड़े आए, पृथ्वी पहले से थी, एक और दूसरा टुकड़ा आया, पिंड आया या ग्रह कह सकते हो, जो भी था वो आकर पृथ्वी से टकराया, और टकराने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग निकलकर बाहर की ओर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और यह पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और धीरे धीरे संगठित होकर यही आज का चंद्रमा बन गया आपका। तो चंद्रमा की उत्पत्ति कब मानी जाती है? लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था तारों की उत्पत्ति 5 से 6 अरब वर्ष पहले थी। ग्रहों की उत्पत्ति 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले थी। तो उसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पहले हुई मानी गई है आपकी। तो ये थी आपकी चंद्रमा की उत्पत्ति। तो अब पढ़ते हैं पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ।
तो हमने स्टार्टिंग स्टेज में पढ़ा था कि जो प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी आपकी, चट्टानों से बनी हुई गर्म और वीरान ग्रह थी, कि बिल्कुल क्या थी, चट्टानों की अवस्था में बनी हुई थी, क्योंकि आंतरिक ग्रह हैं, चट्टानों से बने हुए गैसें तो आपकी सौर वायु के कारण यहाँ से चली गई थी। तो चट्टानें गर्म और वीरान ग्रह थी। तो इसके वायुमंडल बिल्कुल विरल था, कि बिल्कुल कम मात्रा में गैसें थी। कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ था। जो आज के वायुमंडल है पृथ्वी का, उससे बिल्कुल अलग था। तो ऐसी कुछ अद्भुत घटनाएं तो अवश्य घटी, जिसके कारण पृथ्वी सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई आपकी, कि एक वीरान बिल्कुल गर्म चट्टानी ग्रह जहाँ पर कुछ भी नहीं था, आज क्या पाया जाता है? अच्छा पानी पाया जाता है, जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं, अच्छा वातावरण पाया जाता है, सांस लेने के लिए गैसें पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो जो वायुमंडलीय पदार्थ है उसका घनत्व सबसे कम पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, कि जो वायुमंडल में गैसें हैं, गैसों का घनत्व कम है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाएंगे, वैसे वैसे पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है आपका। तो अब देखते हैं हम स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, लिथोस्फीयर का ओरिजिन कैसे हुआ है आपका। तो सबसे पहले क्या था, हमने पढ़ा था कि बहुत से ग्रहणुओं के इकट्ठा होने से ही आपके ग्रहों का निर्माण हुआ था, कि छोटे छोटे टुकड़े बने थे, उन छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से ही आपके ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो जो वो छोटे छोटे टुकड़े जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इकट्ठा हो रहे थे, जैसे हमने निहारिका परिकल्पना में पढ़ा था कि जब छोटे छोटे वो टुकड़े, गुरुत्वाकर्षण बल किसी का घनत्व ज़्यादा था, किसी का कम था, तो जिसका घनत्व ज़्यादा था वो कम घनत्व वालों को अपनी तरफ खींच रहा था। तो उसके कारण क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो इकट्ठा हो रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो उनके टकराने से ही अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, और उस अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न से तापमान में वृद्धि हो गई थी, और जो वो टुकड़े थे, जो पदार्थ थे, वो पिघलने लगे थे। और ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान भी हुआ और उत्पत्ति के बाद भी हुआ। तो जो अत्यधिक तापमान था उसके कारण पृथ्वी किस अवस्था में रह गई थी? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई थी। तो अब जो पृथ्वी पर अलग अलग चट्टानें, धातुएं पाई जाती हैं, तो उनमें से जिन धातुओं का या चट्टानों का घनत्व ज़्यादा था या जो भारी थी, वो तो आपकी नीचे की तरफ चली गई, और जो हल्के पदार्थ थे वो आपके ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए थे। तो इसलिए जो हल्के और भारी पदार्थ थे उनमें अलग होने वो शुरू हो गए थे। तो जो समय के साथ क्या हुआ, ये पदार्थ क्या हो गए? ठंडे हो गए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के होने लगे, और इसी से पृथ्वी की भूप्रपटी का निर्माण हुआ था आपका। तो ये स्थलमंडल के विकास का पहला चरण था। देखिए, दो चरणों में विकास हुआ था। पहले में क्या हुआ, छोटे छोटे ग्रहणों इकट्ठा हुए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इकट्ठा हो रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, टकराने से ऊष्मा तापमान उत्पन्न हुआ, और तापमान के कारण ही वो सारे के सारे पदार्थ द्रवावस्था में परिवर्तित हो गए। तो उनमें से जिनका घनत्व अधिक था वो अंदर केंद्र की तरफ चले गए, जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर सतह की तरफ आ गए आपके। समय के साथ ये पदार्थ ठंडे हुए, ठोस रूप में परिवर्तित होकर आपकी भूप्रपटी के रूप में विकसित हो गए। तो उसके बाद दूसरी घटना घटती है, वो घटती है आपकी चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान। अभी पढ़ा था हमने चंद्रमा कि ऐसा माना था कि एक दूसरा पिंड जो मंगल ग्रह से बड़े आकार का था, वो आकर पृथ्वी से टकराया था। उस समय फिर से पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, तापमान बढ़ गया, ऊर्जा फिर से उत्पन्न हो गई, और पदार्थ दोबारा से द्रवावस्था में परिवर्तित हो गए थे। और यही कहलाया था आपका विभेदन प्रक्रिया का दूसरा चरण। तो विभेदन किसे कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन। तो जो हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की जो प्रक्रिया है, कि हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की जो प्रक्रिया, वही क्या कहलाती है? आपकी विभेदन कहलाती है। तो इस चरण में क्या हुआ, जो दूसरा चरण था, इस चरण में पृथ्वी के पदार्थ अनेक परतों में विभाजित हो गए, कि पृथ्वी में जो पदार्थ थे सबसे हल्के ऊपर आ गए, मीडियम वाले बीच में रह गए, जो बिल्कुल भारी थे वो नीचे सेंटर की तरफ चले गए। तो इसलिए पृथ्वी अनेक परतों में विभाजित हो गई। तो मुख्य कौन सी परतों में बांटा गया इसको? जैसे जो सबसे ऊपर वाली है उसे क्रस्ट कहा गया, परपटी, जो बीच वाली है उसे मेंटल कहा गया, और जो बिल्कुल केंद्र वाली है उसे क्रोड कहा गया। आगे ये फर्दर पार्ट में फिर से डिवाइड हो जाती हैं आपकी। तो जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में कैसे पदार्थ हुए,
हल्के हैं तो उनका घनत्व कम है, जो अंदर की ओर कैसे पदार्थ हुए, भारी हैं। तो इसीलिए जो जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से अंदर की ओर जाएंगे, पृथ्वी के घनत्व बढ़ता जाता है आपका। तो ये था आपका स्थलमंडल का विकास, कि लिथोस्फीयर के डेवलपमेंट कैसे हुआ था आपका। तो अब पढ़ते हैं हम वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ उसके बाद पृथ्वी के ऊपर। तो यह भी आपका 3 अवस्थाओं में हुआ था, इसकी भी 3 स्टेज पाई जाती हैं आपकी। तो देखिए, जो सबसे पहली थी वो है आदिकालीन, बिल्कुल पुराने समय में क्या था, जो प्रारंभिक वायुमंडल था पृथ्वी का, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। क्योंकि किससे मिलकर बना था, निहारिका से बना था। निहारिका के टुकड़े होने से ही आपके ग्रहों का निर्माण हुआ था आपका, और पृथ्वी भी ग्रह है। तो निहारिका हाइड्रोजन हीलियम गैसों से बनी थी। तो जो प्रारंभिक वायुमंडल था पृथ्वी का, उसके अंदर भी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती थी। उसके बाद जो सौर तूफान आया या सौर पवनें चली, उसके कारण वो सारे के सारे पार्थिव ग्रहों से वो जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी वो इनसे दूर चली गई, और उनमें आपकी पृथ्वी भी शामिल थी। कि जो पृथ्वी से क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सौर पवन के कारण इससे दूर चली गई आपकी। तो यह थी आपके वायुमंडल के निर्माण की पहली अवस्था, की स्टार्टिंग स्टेज थी, हाइड्रोजन हीलियम गैसें अधिक थी, सौर पवन उन सारी की सारी गैसों को वहाँ से ले गई, और या तो वो दूर चली गई या उनमें से कुछ मात्रा में रह गई, समाप्त हो गई। उसके बाद दूसरी अवस्था आएगी अब आपकी। तो दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जो पृथ्वी ठंडा हो रही थी, और विभेदन के दौरान कि पृथ्वी तो ठंडा हो रही थी, आपका द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ रही थी। दूसरा विभेदन प्रक्रिया हो रही थी, हल्के और भारी पदार्थ ऊपर नीचे जा रहे थे। तो इस दौरान क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकलने शुरू हो गई। बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले, और उसी से आपके आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ, शुरुआत हुई। तो आरंभ में वायुमंडल में क्या क्या बाहर आए, सबसे पहले जलवाष्प, और कौन सी गैसें थी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। ये सारी की सारी गैसें अधिक मात्रा में थी, जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बिल्कुल कम थी आपकी। तो जो लगातार आपकी ठोस अवस्था में हो रही थी, लेकिन लगातार पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होते जा रहे थे, और ज्वालामुखी विस्फोट होने से वायुमंडल में जलवाष्प और गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता जा रहा था और जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जा रही थी, तो इससे क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो गई और जलवाष्प का संघनन होना शुरू हो गया, और संघनन होने से क्या, वर्षा शुरू हो गई आपकी। तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो अधिक मात्रा में थी, वो पानी के साथ मिल गई, और पानी के साथ मिलने से तापमान और भी कम होने लगा। तो और भी अधिक कम होने से जो और भी अधिक संघनन होने लगा, और वर्षा की मात्रा और भी अधिक हो गई। तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो पृथ्वी के धरातल पर जो वर्षा का जल था, वो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले जो गर्त थे, जो गड्ढे थे, उनमें चला गया, और इसी से आपके महासागरों का निर्माण हुआ था। तो महासागरों का निर्माण लगभग 400 करोड़ साल पहले हुआ था आपका। तो ये थी आपकी दूसरी स्टेज। अब आएगी तीसरी स्टेज, वो थी आपकी जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई आपकी। तो 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई थी। तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया थी, इसके द्वारा ही आपकी जो ऑक्सीजन गैस थी उसमें बढ़ोतरी हुई, और ये सबसे पहले कहाँ हुई थी, महासागरों में हुई थी आपकी। तो लंबे समय तक जीवन कहाँ स्थित था आपका, महासागरों के अंदर ही सीमित था। तो धीरे धीरे महासागर सारे ऑक्सीजन से भर गए, और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पहले पूर्ण रूप से भर गई थी, और इसी से आपके वायुमंडल का विकास हुआ था। तो ये था हमारा वायुमंडल और जलमंडल का विकास। तो इसकी जो दूसरी स्टेज थी वायुमंडल की, उसके अंतर्गत ही जो वर्षा हुई थी, वर्षा के कारण जो पानी उन गर्तों में भर गया था, उसी से आपके महासागरों का या जलमंडल का विकास भी हो गया था आपका। तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है पृथ्वी के ऊपर। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति का जो अंतिम चरण क्या है, जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है आपका।
तो जो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर एक रासायनिक प्रक्रिया से मानी गई है कि जो सबसे पहले क्या था, जो एकोष्कीय जीव था, एक जैव अणु का निर्माण हुआ था और उसी के समूहन द्वारा ही आपकी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। कि जो यह ऐसा जो जीव था या समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता रहता था, कि पुनः अपने आप को दोबारा से बनाता रहता था। जो समूहन था वो निर्जीव पदार्थों को भी जीवित पदार्थ में परिवर्तित कर सकता था आपका। तो ऐसा माना गया शुरू में एकोष्कीय जीवाणु से उत्पत्ति, उसके बाद शैवालों का निर्माण हुआ पानी के अंदर ही। कि जो हमारी 300 करोड़ साल पहले की जो चट्टानें पाई गई हैं आज, तो उनके अंदर भी आज की जो हमारी शैवाल पाई जाती हैं उनसे मिलती जुलती संरचना उनके अंदर पाई जाती है। तो ऐसी कल्पना की जाती है कि पहले वाले समय में जो साधारण संरचना वाली शैवालों की उत्पत्ति हुई होगी। तो जो पृथ्वी पर जीवन का आरंभ लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था आपका, और वहीं से आपकी पृथ्वी की पर जीवन की उत्पत्ति मानी गई है आपकी। तो देखिए, जो शुरू से लेकर और आखिरी तक की जो बिग बैंग की घटना हुई थी, वहाँ से लेकर और जो जीवन की जो उत्पत्ति है, ये आपके पाई जाती है भूगर्भिक समय मापनी के अंतर्गत। हम इसकी पूरी की पूरी स्टेज देखते हैं कि जैसे इसको हम नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखिए बिग बैंग की घटना आएगी 13.7 अरब वर्ष पहले। उसके बाद आपका सुपरनोवा तारों की उत्पत्ति आएगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, महासागर, वायुमंडल आएंगे। महासागरों का निर्माण होगा, एकोष्कीय जीव, फिर कई जोड़ों वाले, कई फिर बिना रीढ़ वाले, फिर स्थल और जल में रहने वाले। उसके बाद फिर रेंगने वाले, मेंढक, समुद्री कछुआ, डायनासोर का युग आया है, डायनासोर ख़त्म हो गए, अन्य जीव जंतु चलने लगे, मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष आया है। उसके बाद आरंभिक मनुष्य और आज वर्तमान आधुनिक मनुष्य आया है। तो इस तरह से ये भूगर्भिक समय मापनी में हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर स्टार्टिंग स्टेज से, कि ब्रह्मांड की स्टार्टिंग स्टेज से लेकर और आज के समय तक की पूरा का पूरा टाइम पीरियड दिखाया गया है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा अवधि कौन सी है, सबसे लंबी अवधि कौन सी है, तो सबसे लंबी अवधि इनमें है इयोन। इयोन से छोटी आपकी ईरा, ईरा से छोटा फिर कल्प होता है, पीरियड, पीरियड से छोटा आपका इपोच है। तो इस तरह से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, यहीं पर आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।